हार्दिक स्वागत है भाई। थोड़ी लाइट कम है आप तक के। ये सही है। ये लाइट, हाँ पूरी है ये लाइट। अभी लाइट लाइट तो नहीं है ना, अभी एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ कोई बात नहीं, लाइट तो है वैसे तो, लेकिन एडजस्ट हो जाएगा। तो बैकग्राउंड इसी टॉपिक ना। ठीक है, ठीक है। हाँ थोड़ा आगे, हाँ अब ठीक है, ठीक है। हाँ, पीछे से थोड़ी शेडो आ जाती है। ठीक है। श्री कृष्णा मानस शक्ति केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो एजुकेशन के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं और अपना महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं एजुकेशन की विभिन्न योजनाओं को लागू करने में, उनका निर्माण करने में, और गहरे से वो एक एजुकेशनिस्ट है, चिंतक के रूप में हम उनको कहेंगे, वो चिंतक हैं। आज उनसे हम बात करने जा रहे हैं। मिस्टर नरेश कुमार, ये अभी जिला समन्वयक, हेलन समन्वयक के रूप में फतेहाबाद में कार्यरत हैं और हम उनसे उनके बारे में और जो के शिक्षा का दर्शन है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत है नरेश जी। हाँ हाँ, यस यस। पहले आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपके जो लाइफ। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। जैसा सुरेंद्र जी ने बताया कि मैं पिछले लगभग 16 साल से अलग अलग तरह के शिक्षा के अलग अलग जिनको कह सकते हैं पेड़ हैं, उनमें कार्य करने का मौका मिला है और बहुत सारे लर्निंग्स हैं और बहुत सारे अनुभव तो सबसे पहले तो मैं हमारे संत मानस शक्ति केंद्र को बधाई घोषित करना है कि उन्होंने इतना बड़ा चैलेंज पूरे देश का 24 घंटे लाइव करने का, इस तरह की उन्होंने कल्पना की और उस कल्पना को लगभग है वो साकार करने के पास पहुंच रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि पहुंच रही है तो पूरी छुट्टी हुए हमारे श्री कृष्ण मानस शक्ति केंद्र की उनको बधाई। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आप। जैसे मैंने कल कर चुका जो भी हमारे जिनके ऊपर बात होनी चाहिए वो सारे होते जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए वो हमारी जो मानसिक शक्तियां, उन शक्तियों का सर्वोत्तम इस्तेमाल किस तरह से करता है, उस चीज जो बातें जो मुख्य मुख्य बिंदु अभी तक चर्चा में रहे हैं उनको मैंने थोड़ा समझा है। तो इन सारे प्रयासों के लिए इनको बधाई। मेरा नाम नरेश कुमार है। ने बताया कि इन पिछले 16 सालों के इस शिक्षा की तरफ की यात्रा को अगर मैं विभाजित करूँ तो मोटा मोटा 3 भागों में डिवाइड। इसमें जो मेरा पहले का 5 साल का फेज है, 5 साल में मैंने एक टीचर के रूप में काम किया, उसके बाद जो 5 साल में वो टीचर ट्रेनिंग सेंटर में रहे, शिक्षक प्रशिक्षण में रहे, अध्यापकों के साथ नई नई योजनाएं शेयर की, अध्यापकों के साथ
देखा समझा। और एक समाज के लिए एक अच्छे शिक्षक का निर्माण कैसे किया जा सकता है कि आगे चल के वो समाज को एक समाज उपयोगी प्रोडक्ट उत्पाद दे। उस पे 5 साल उसके ऊपर हमने बात की। इसके बाद अब पिछले 5 सालों से जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, जिसको हम कहते हैं कि शिक्षा में जो रिफॉर्म्स है वो किस तरह से हो, नई नई पॉलिसीज कैसे बनती है, नीतियां कैसे बनती है, और नीतियों को राष्ट्र पे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसके ऊपर कार्य कर। वर्तमान में मैं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय फतेहाबाद में एक निपुण भारत मिशन एक सेंट्रल स्कीम है, उसके समन्वयक के रूप में कार्य कर रहा है। तो इन तीनों पेजेस के अंदर जो भी हमारी लर्निंग रही है, जो हमने सीखा है, जो हमने बातचीत की है, उसी के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है, बहुत ही गंभीर है। तो हम ऐसा तो उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारे जो सारे आयाम हैं उनको इस 40-45 मिनट में या हम 1 घंटे के अंदर ही उनको हम समेट पाए, कैप्चर कर पाएंगे। लेकिन एक बिंदु ऐसा है कि ये जो विषय है, इस विषय के ऊपर एक बातचीत, एक विमर्श जरूर खड़ा, ऐसी हमारा प्रयास रहेगा। और इसके अंदर हमने देखा है कि जो भी चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, क्या वर्तमान में अपॉर्चुनिटीज हैं, हमें क्या अच्छा करना चाहिए, और वैश्विक स्तर पे कौन कौन से बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो आ रहे हैं। रोज हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, बहुत सारे नवाचारी प्रयास अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, अलग अलग समाजों के द्वारा, अलग अलग देशों के द्वारा, प्रदेशों के द्वारा किए जा रहे हैं। जो मानवीय संसाधन है उसको एक अच्छे तरीके से किस तरह समृद्ध किया जाए, इसको लेकर उनके ऊपर हम बात करें। चर्चा की जो शुरुआत है हमारे एजुकेशन को लेकर के जितने प्रकार हैं वो एजुकेशन है क्या, व्हाई एजुकेशन, एजुकेशन क्यों, हाउ एजुकेशन, कैसे, व्हेन एजुकेशन, कब और हु एजुकेशन, किसके द्वारा दी जाए। ये सारे जो हमारे प्रकार हैं, हमारे जब भी कोई टीचर ट्रेनिंग होती है, उनका पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है चर्चा का, वो यहीं से स्टार्ट होता है कि वास्तव में हम शिक्षा से समझते क्या है, हमारी समझ युवानी बीच ने एक कंसेप्ट दिया था उस टाइम भी, और आज भी कोई डिबेटेबल कंसेप्ट रहा है, डीस्कूलिंग द सोसाइटी, कि क्यों न हमारे समाज को ये सारी स्कूलिंग जिसको हम कहते हैं, इस स्कूलिंग से क्यों न निकाल दिया जाए। और ऐसा उन्होंने क्यों सोचा, क्यों इस चीज की उन्होंने जरूरत महसूस की उस टाइम 1971 के। और आज उनकी जो समझ थी वो आज भी बनी, जब हम रोज ये चीजें देखते हैं और हम सोचते हैं कि क्या आज के जो हमारे स्कूल हैं, आज की जो हमारी समाज, और हम सोचते हैं कि क्या आज के स्कूल या स्कूलिंग शिक्षा है, क्या वो सारी चीजें देने के लिए तैयार है जो एक समाज, एक सब्जेक्ट और एक शांत समाज का है, क्या दिखता ही लगता है। कई बार ये भी है कि हमारे जो स्कूल हैं, क्या हमारा समाज, हमारे पेरेंट्स उसके भरोसे रह सकते हैं, मान सकते हम रोज इस तरह की कोई ना कोई बात जरूर सुनते हैं, देखते हैं कि अब स्कूल
बाद स्कूल से तैयार होता है, जब वो समाज को जाता है, तो समाज उसका गहराई से मूल्यांकन देखता है, समझता है और फिर सवाल खड़े करता है। तो ये सारी तमाम बातें एक क्या कि हम चाहते हैं why education? शिक्षा से हमारा तात्पर्य क्या है, क्या भाव करते हैं? दूसरा, इस चीज में हम देखते हैं कि एजुकेशन, क्योंकि जैसे जैसे समाज बदलता है, समाज की जरूरतें बदलती हैं, समाज की अपेक्षाएं बदलती हैं, तो शिक्षा के जो उद्देश्य है वो भी बदलते हैं। और इवन शिक्षा की जो परिभाषा है वो भी बदलती है। बिल्कुल बिल्कुल, समय के साथ बदल रहा है ये सारा, हम देख भी पा रहे हैं इसे। समय के साथ साथ जो हम सोच रखते हैं शिक्षा के बारे में वो भी बदलते हैं। तो उस बदलते परिवेश के अंदर क्या शिक्षा क्या है, शिक्षा के मायने आज के संदर्भ में हम देखें तो क्या है, ये एक बड़ा विषय हमारा रहता है। तीसरा प्रकार है जो हमारा पेडागोजिकल पार्ट है, शिक्षा कैसे, क्योंकि हमारे पास इस बहुत सारे मॉडल्स शिक्षा के और बहुत सारी पेडागोजिकल अप्रोच है। शिक्षा पद्धति के बहुत सारे तौर तरीके हैं। ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जो भी अलग अलग आयाम हैं इसके सीखने के, सिखाने के, वो बहुत तरह की उसके अंदर वैरायटी है। तो ये सारी जो चीजें हैं कि आप कैसे सीखें, एक कंसेप्ट को कराने के आप अगर देखें तो सैकड़ों हजारों तरीके हैं उसी कंसेप्ट को। जैसे बच्चों का लर्निंग पैटर्न अलग अलग है, उसी तरह उस अवधारणा को बच्चों तक सही तरीके से पहुंचाने की बहुत सारी कोशिश। तो वो कैसे, वो भी डिबेटेबल, उसमें आज आईसीटी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं। जैसे जैसे बच्चे का लर्निंग पैटर्न चेंज होता है वैसे वैसे चीजें बदलती। यही इसी उसमें एक चीज नई है कि अपने आप में क्या है। तो जैसे हम लर्निंग की बात करें तो लर्निंग के ऊपर भी बहुत सारी चीजें कि वास्तव में सीखना क्या है, किसको हम सीखना है। क्योंकि अब जो हम अपने चारों तरफ के वातावरण में जो ये कहें कि खासकर हमारी जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है उसमें अधिकतम कहाँ है, सीखने का स्तर क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, किसको हम सीखना है। कहीं वो जो चीज है कोई ट्रेनिंग की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है, कहीं दूसरे सीखने के लिए कुछ है नहीं, बस एक बार हमने उस चीज को एक कुछ आंकड़े या कुछ इंफॉर्मेशन इस तरह की है और उसको हमें इकट्ठा करना है। उसके बाद हमें किसी न किसी तरह की कोई परीक्षा में एक बार बैठना है, तो उस परीक्षा में बैठने के बाद वो चीजें चली जाएगी। हमारे जो बाह्य जीवन है या जो हमारा आगामी जीवन है उसके साथ उसका क्या हमारे जीवन में वो चीजें कहाँ काम आएगी, तो उसे हमारा मसला है। तो जिस लाइन पर हम बात करते हैं और वो जो हमारे किसी न किसी काम आए उसके बाद तो हमारा छोड़ सकते हैं। अभी जो चीज हमारे एजुकेशन का, क्योंकि अब हम जितने हमारे एजुकेशन के शिक्षा के प्रकार के ऊपर बात करते हैं, क्यों कब क्या कब कैसे, अब तो कब इसके ऊपर भी क्योंकि हम आगे इस पर बात करेंगे, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है वो इस तक को भी एक अलग वो करके रिस्ट्रक्चर करते हैं इस पूरे सिस्टम को कि पहले हम ये करते थे 6 साल के बाद एजुकेशन स्टार्ट हो। इसमें भी अलग अलग है कि अलग अलग जो अनुसंधान हुए हैं वो भी अलग अलग तरीके का बात करते हैं कि एजुकेशन का स्टार्ट हो,
से स्टार्ट हो या 6 साल से स्टार्ट हो, अगर कोई थियरी में स्टार्ट हो या कोई सेकेंडरी लैंग्वेज 6 साल से स्टार्ट हो या 6 साल से स्टार्ट हो, तो ये जो बड़ी सबसे बड़ा इस प्रकार का देखता हूँ, वो इसको हम नहीं जानते कौन है वास्तव में अध्यापक कौन है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि अध्यापक कौन, बहुत बड़ा क्वेश्चन बिल्कुल आपने ये वाजिब उठाया। सबसे बड़ा है कि हम किसको कहें। किसको अध्यापक कहें? अब हम देखते हैं बच्चे के हमने लगभग 5.5 साल तक उसके बाद भी हम इस लाइन से जुड़े हुए हैं। आज हम इस चीज को नहीं कर सकते कि 1, 2, 2.5 साल 3 साल किसी ने कोई टीचर ट्रेनिंग कर ली तो वो किसी तरह से परीक्षाओं में पास होके और उसके बाद क्लासरूम में आके चेयर में बैठ गए हैं, क्लासरूम में उसको एंट्री हो गई, तो क्या हम उसको अध्यापक मान लें? या हमारे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ उनके पास जो हम कहें कि हमारी जो तथाकथित जो डिग्री है अपने आप को अलंकृत करने का कि मैं एक अध्यापक हूँ, वो उनके पास है भी नहीं, लेकिन वो आज उस समाज के अंदर एक रोल मॉडल अध्यापक। हम ये कहें कि उनके पास कोई इस तरह का कोई है उनके पास कुछ होगा, उनको पता चलेगा कि मैंने तो 5वीं क्लास के नहीं की, लेकिन फिर भी कोई बहुत अच्छे अध्यापक उन्होंने उस स्तर के ऊपर बहुत जबरदस्त काम किया, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। तो मैं चाहूँगा कि कुछ इस तरह की कुछ केस स्टडीज हैं और बहुत सारे इस तरह के रोल मॉडल टीचर्स हैं, उनको लेकर के उन्होंने जो काम किया है इसके ऊपर कोई अगर टाइम हो तो इस तरह के सेशंस, क्योंकि हमारी एक हाँ बिल्कुल सही कहा इसको, ये आपने बहुत अच्छा एक आइडिया दिया है। वो चीजें जो उन्होंने काम किया है शायद उस चीज की हमारे पास उस तरह की उन्होंने बात की। तो यहाँ जो सवाल है वो ये है कि वास्तव में अध्यापक कौन है, शिक्षक कौन है, कौन है? हम ये नहीं कह सकते जो क्लासरूम में बैठा है उसको स्कूलिंग सिस्टम में वही है, वो माता पिता हो सकते हैं, आपका मित्र हो सकता है, आपकी सोसाइटी में आपके कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है अध्यापक। तो उसके ऊपर बड़ा वो है। और फिर दूसरा ये था कि फिर उस अध्यापक की योग्यता क्या वो योग्य है या नहीं, और उस योग्यता आवाज ठीक आ रही है? उसको कैसे माना जाए? क्या है? एक बड़ा आसान है कि हमारे सिस्टम में जब भी कि हमारे सोचते हैं जब भी कि हमारे सोचते हैं जब ये आवाज आ रही है? जब भी उनके ऊपर बातचीत करें तो एक व्यापक चर्चा होनी चाहिए कि वास्तव में इन चीजों से समझते हैं, क्योंकि जब तक ये चीजें स्पष्ट नहीं होंगी तो मैं मेरा व्यक्तिगत तो ये मानना है, क्योंकि चाहे कितना ही टाइम लगे कहीं भी हो कोई भी स्थिति हो, लेकिन ये चीजें हमारे दिमाग के अंदर स्पष्ट होनी चाहिए कि इनसे हम समझते क्या है। दूसरा इसके बाद जो हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था है उसकी एक लंबी यात्रा और उस लंबी यात्रा के व्यक्ति पड़ाव है, उन पड़ावों में जहाँ खड़े हुए वो सारी चीजें पीछे का हमारा इतिहास है और आगे एक भविष्य है, वो जहाँ हम खड़े हैं पीछे देख करके आगे के बारे में क्या सोच सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात। और क्योंकि अब एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं जिसको मैं संक्रमण ट्रांजिशनल पीरियड कहूँगा, क्योंकि कोरोना के बाद
ये बहुत बड़ी त्रासदी कोरोना के बाद पूरी जो दुनिया है उसका सोचने का, समझने का, रहने का, खाने का, पीने का, बड़ी सारी उसके बहुत से परिवर्तन हुआ। 360 में वो एकदम से चेंज। तो इस परिवेश में तो इस विषय के ऊपर बातचीत करना बहुत ही जरूरी हो जाता है और एक बहुत बड़ा गंभीर विषय हमारे लिए है। अब हम इस चीज को अगर देखें तो बड़ा होगा, उसकी ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। अब हमारी गुरुकुल व्यवस्था से लेकर के भारतीय शिक्षण व्यवस्था और आज जिस हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं और जो हमें 34 साल के बाद मिली, तो इसके बीच में जो आज की हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो फ्यूचर के बारे में क्या बातचीत करती है, क्या सारा और उसके अंदर क्या कुछ मॉडिफाई किया जा सकता है, क्या डाला जा सकता है उसको गुरुकुल व्यवस्था अपने समय की एक बहुत अच्छी सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है। हाँ, गुरुकुल व्यवस्था श्रेष्ठ रही है, बिल्कुल। बिल्कुल। आगे इस बात पे जहाँ भी बातचीत की है तो कुछ चीजों को छोड़ करके ये अपने आप में अब तक एक अच्छी, एक श्रेष्ठ एक शिक्षण व्यवस्था है। लेकिन जैसे जैसे हमने पहले कहा, समाज होता है, जरूरतें बढ़ती हैं, सारी व्यवस्थाएं बढ़ती हैं, परिवर्तन आया। लेकिन कहीं न कहीं अब भी हम उस चीज को देखें तो उसी दिशा में बहुत सारी चीजें चाहिए। इसके बाद जो हमारी गुरुकुल व्यवस्था से निकल के जो हमारे 80s का हम देखें, अंग्रेजों का देखें, ब्रिटिश कालीन जो हमारी शिक्षण व्यवस्था थी, वो अगर उस चीज के ऊपर हम बात करें तो उन्होंने सारा जो हमारा जो परंपरा थी, बहुत गहरी जो समझ वाली सारी एक शैक्षणिक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को एकदम से अपने सारी चीजों को, अगर इस चीज को हम देखें तो सारी जो ब्रिटिश कार्य व्यवस्था थी वो एक कलर, हाँ। उनको कोई लीडरशिप से कोई नेता या किसी तरह के एक वैचारिक चिंतन पैदा करने वाला या कोई इस तरह की व्यवस्था से उनको कोई सरोकार नहीं। उनको केवल और केवल अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ कर्मचारी, कुछ कलर चाहिए थे और उन्होंने हमारी शैक्षणिक व्यवस्था को उसी दिशा में आगे बढ़ाया कि कैसे वो अपने शासन को, कैसे अपने प्रशासन को अच्छे से देश पे राज करने के लिए उस व्यवस्था को रख सकते हैं। इसके लिए उन्होंने प्रोग्राम तैयार किया और कुछ हद तक अब तक जो हमने चीजें देखी हैं, आजादी के बाद हमने प्रयास स्टार्ट किए कि उसके बाद हम हमारा पुराना जो स्वरूप था उस पर हम लौटें या कुछ नए जो इस तरह के बहुत सारी चीजें अलग अलग जगह हुई हैं उनको उनके साथ जोड़ते हुए एक समन्वय स्थापित करते हुए हम आगे बढ़े। तो 1968 में जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें बहुत सारी चीजें थी। उसके बाद एक विप्लव के अंदर हमने देखा कि बड़ा लार्ज स्केल के ऊपर बातचीत हुई उन सारी चीजों को लेकर के और उसके बाद 1952 के अंदर फिर उस चीज को दोबारा से समझा गया, सोचा गया कि हम कहाँ है, कैसे कर रहे हैं। और इसके बाद बात करें क्योंकि अब जो चीज हमारे पास है जिसके ऊपर काम करना है तो शायद हम उसी के ऊपर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे पास जो एजुकेशन पॉलिसी 34 सालों के बाद ये टाइम लगा, लेकिन जहाँ इसमें बहुत लार्ज स्केल के ऊपर इसके ऊपर बातचीत हुई, इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या सही है, क्या गलत है, अलग अलग तरह के विचार अलग अलग क्षेत्र से आए और इसके बाद हमारे सामने क्या इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सो शायद पहली बार एक हमारे राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बनी है। बहुत सारी चीजें इसमें अगर मोटा मोटी इसमें
2-3 पॉइंट अगर मेरे से कोई कहे तो आप इसमें क्या चीज जो समझी है। एक तो हमारी विशेषी जो हमारी अर्ली एजुकेशन जो इससे पहले कभी भी इस तरह हाँ, ये समय की आवश्यकता रही है, बिल्कुल समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है इसी से। हाँ बिल्कुल। ईसीसी के ऊपर बहुत अच्छे से इन्होंने काम किया है और बड़ी अच्छी सोच है, बड़ी अच्छी कल्पना है कि इसके ऊपर हम आगे काम करना स्टार्ट करें। इससे पहले की जो एजुकेशन पॉलिसीज थे उस बात को अपनी गंभीरता से नहीं उठाया। दूसरी जो चीज जिस चीज को हम कहते हैं कि एक स्ट्रक्चरल जो चेंजेस आया है समय के साथ, 5-3-3-4 का जो उन्होंने किया है वो बहुत अच्छा एक बहुत अच्छा स्टेप है पॉलिसी का। तीसरी एक स्ट्रीम को लेके कि पहले आपके टाइम में भी हमारे टाइम में भी हम उस चीज से बंधे हुए थे कि कोई अगर बायोलॉजी पढ़ना है तो उसको उसके साथ फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स उनको एक दो विषय उनको लेने पड़ेंगे। तो वो चीज नहीं है। आप इसमें बहुत अच्छी बात है कि आप फिजिकल एजुकेशन के साथ आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं, आप मैथमेटिक्स भी पढ़ सकते हैं, आप बायोलॉजी भी पढ़ सकते हैं। तो ये एक जो स्ट्रीम को ये एक खत्म करने वाली बात कर रही है, ये भी भविष्य में इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे क्योंकि हम इसको एक पीरियड के अंदर किए कॉमर्स का है या इस चीज में जाएगा, ये थोड़ा समय के साथ ये बदलना चुका। अगली मातृभाषा में शिक्षा की बात की है और जो चीज थी कि इसमें क्रेडिट हायर एजुकेशन क्योंकि अलग अलग स्तर की। अब यहाँ जो बातचीत कर रहे हैं क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि बहुत बड़ा विषय है और इसको 40-45 मिनट के अंदर हाँ, समेट पाना बड़ा वर्षों की मेहनत का, बिल्कुल सही। शायद इतने बड़े विषय के साथ इतने थोड़े समय में उनको करना शायद न्याय नहीं होगा इस विषय के साथ, क्योंकि अगर हम एक पॉइंट को पकड़ के बात करते तो शायद उसके ऊपर बहुत ज्यादा बात कर सकते। हाँ, एक आउटलाइन है ये। किसी न किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं क्योंकि अब तो केवल और केवल हम इस विषय पे जो बात कर सकते हैं एक विमर्श स्टार्ट जिसको स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं वो हो सकता है। तो इसमें हमने देखा कि जो चीज की क्रेडिट सिस्टम हायर क्योंकि अलग अलग स्तर के लिए जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है, सेकेंडरी है, हायर एजुकेशन, उसके लिए अलग अलग तरीके की जो योजनाएं हैं, अलग अलग तरीके की जो नीतियां हैं, उनके बारे में एक कल्पना की गई है और बहुत उस दिशा में कुछ सार्थक चीजें स्टार्ट भी हो चुकी। अभी जैसा मैंने बताया कि एट प्रेजेंट मैं जो निपुण भारत मिशन, निपुण भारत अभियान, इसी तरह पे हमारे ये सेंटर का है, नेशनल लेवल पे है और इसी तरह स्टेट में निपुण हरियाणा मिशन चला हुआ है। मिशन मोड के ऊपर सारी चीजें हो रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत बड़ी बात, जैसे मैंने कहा ईसीसी के ऊपर अर्ली एजुकेशन के ऊपर बात हुई तो इसमें सबसे बड़ी चीज जो आई उसमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस चीज को महसूस किया गया कि राष्ट्रीय स्तर पे कोई न कोई एक इस तरह का मिशन बनाया जाए कि शुरुआत से ही उस बच्चे को सीखने के प्रति आकर्षित किया जाए और उसे एक ऐसा वातावरण दिया जाए जहां से उसकी जो शैक्षणिक यात्रा की शुरुआत है वो बहुत ही सुखद हो, आनंददायक हो और सीखने के प्रति बच्चे के अंदर जिज्ञासा। वैसे तो बच्चा बाई नेचर ही जिज्ञासु होता है, लेकिन कई बार कुछ व्यवस्था या संस्थागत खामियों की वजह से जो उसकी जिज्ञासा है या जो उसकी प्रश्न पूछने की जो एक नैसर्गिक उसका बच्चे का जो गुण है वो धीरे धीरे समय के साथ साथ धीरे धीरे वो दबता जाता है। तो उन चीजों से बाहर निकाला जाए और बच्चे को एक आनंददायक बिना बोझ के और एक वास्तव में जो सीखने का आनंद है वैसे माहौल के अंदर बच्चे को शिक्षा का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से उसको स्टार्ट करना चाहिए।
तो यहाँ बात की गई कि बच्चे का कक्षा पहली से तीसरी तक बच्चे की जो लिटरेसी है और उसकी न्यूमरेसी है उसके ऊपर काम किया था, बच्चे की साक्षरता के ऊपर और बच्चे की संख्यात्मकता के ऊपर। क्योंकि शुरुआत में अगर बच्चा कुछ अपने एज के अकॉर्डिंग अगर वो चीजें नहीं सीखता है तो फ्यूचर में वो चीजें धीरे धीरे बच्चे से छूटती जाती है और उसकी आगे की जो फ्यूचर की जो जर्नी है उसके सीखने सिखाने की वो थोड़ा उसमें स्ट्रगल बढ़ जाता है, कॉम्प्लिकेटेड। तो क्यों ना ये चीजें हम शुरुआत में ही उन चीजों के ऊपर हम एक अपनी पकड़ बना दें कि वो सारी चीजें बच्चा जिस ग्रेड का है। अब तो हमारी साइकोलॉजी कहती है कि बच्चे का जो 85% उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो 6 इयर्स तक कंप्लीट हो चुका है। पहले का जो हमें कंसेप्ट था कि बच्चा जब स्कूल में आता है लगभग 5 या 6 वर्ष में जो भी अलग अलग जगह अलग अलग नियम है तो बच्चा एक पूरी स्लेट की तरह, अब वो कंसेप्ट चला है कि वो शायद कुछ व्यवधान आया। रेंज का इशू आया शायद, देखें। सुन पा रहे हैं सर आप? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ये कैमरा थोड़ा, हाँ ठीक है। सॉरी वो ये फिर से आज का मोड चेंज हो जाता है। बदला गया था एक विषय। ओके ओके। तो जैसा हम बात कर रहे थे कि एक शुरुआती स्तर के ऊपर शुरुआत में ही अगर इन चीजों के ऊपर बच्चे की जो लिटरेसी है उसका साक्षरता है, पढ़ने की लिखने की समझने की उसकी क्षमताएं हैं उनके ऊपर हम पकड़ बना लें और थोड़ा उनकी जो संख्याएं हैं उनके ऊपर पकड़ बना लें तो आगे ये चीजें उनके लिए सहज हो जाए। तो यहाँ एप्पल में फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी के ऊपर एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ज्यादा इसके ऊपर जोर दिया गया है और जैसा हम देखें कि लगभग अभी 2 साल के अंदर ही अलग अलग स्टेटों ने इसके ऊपर अपनी स्टेट स्पेसिफिक योजना बना करके और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। अगर हरियाणा की बात करें तो जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी का जो टारगेट बच्चों का जो ईयर रखा गया है वो नेशनल लेवल पे तो 26 तक था, लेकिन हरियाणा ने एक बहुत बड़ा करके इसको 2025 तक का इसका लक्ष्य रखा है कि 2025 तक हमारी कक्षा 1 से 3 तक जितने बच्चे हैं उन सभी बच्चों में ग्रेड के अकॉर्डिंग उनका कॉम्पिटेंसी का जो है वो अचीव कर लिया जाएगा। इसका दूरगामी परिणाम आप क्या देख रहे हैं? इसका दूरगामी परिणाम अगर क्योंकि 2 साल हम देख रहे हैं कि कुछ शुरू हो, क्या अध्यापक के पेडागोजिकल इनपुट से बदले हैं, उसकी मानसिकता में कोई बदलाव आ पाया है, तो उस बारे में थोड़ा सा एक बार। इसमें पहली जो चीज आपने की है कि इसके दूरगामी परिणामों में पहली चीज तो जिस कल्पना के साथ जिस सोच के साथ इस मिशन को स्टार्ट किया गया है, क्योंकि ऐसे हमारे पास बहुत सारी स्टडीज हैं, असर की रिपोर्ट है, एनएस का डेटा हमारे जो एनसीईआरटी हर 2 साल के बाद जो डेटा कैप्चर करता है उसकी जो फाइंडिंग्स है वो हमारे सामने है। आगे चल के जो भी चीजें घटित हुई हैं, जो बच्चे का लर्निंग लॉस कहीं ये फाइंडिंग्स में आ रहा है तो उनके मूल में यही बात रहा है कि जो उनकी अर्ली लिटरेसी और न्यूमेरेसी के ऊपर उनकी पकड़ तो दूरगामी उनका यही रहेगा जो हम कहें कि इस चीज को हम शुरू से ही पकड़ पाएंगे कि आगे बच्चे को किसी तरह, क्योंकि इन फाइंडिंग्स में हमने देखा कि एक 8th क्लास का बच्चा है वो एक 5th क्लास की जो टेक्स्ट बुक है चाहे वो किसी भी विषय की है, हिंदी की है या उनकी जो स्टेट की मदर टंग अलग हो सकती है,
तो उसको पढ़ने में जूझ रहा है। अब जब बात लिटरेसी की आ रही है, जब बात उन शब्दों को डिकोड करने की आ रही है, रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन की आ रही है, तो हम आगे कैसे उन कंसेप्ट्स के ऊपर किसी और वो समाज विज्ञान का है या विज्ञान का है या शास्त्र का है, तो उनके ऊपर हम ये नहीं सोच सकते कि वो बच्चा उस चीज को समझ पाएगा। तो एक तो परिणाम ये होगा कि जो हमारा पहला टारगेट बच्चे की लिटरेसी को अचीव करने का है, वो शुरू से ही है। दूसरी चीजें जो हमारे टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, तो इस वजह से बहुत सारी नई चीजें जो बच्चे के सीखने की और यात्रा है उसको सहज बनाते हैं। इस तरह के पेडागोजिकल इनपुट टीचर्स के अंदर हरियाणा की अगर हम हमारे स्टेट की हम बात करें, तो अभी वर्तमान में 5वां शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चला हुआ है। वो इन 5 ही कार्यक्रमों इस तरह की बहुत सारी नए नए पेडागोजिकल इनपुट्स टीचर को के साथ शेयर किए गए हैं। सीखने सिखाने के जितने भी नवीनतम जो भी तरीके हो उन टीचर्स के साथ शेयर किए गए, और कक्षाओं का जो वातावरण है, क्योंकि जो हमारा निपुण हरियाणा मिशन है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है कि सबसे पहले एक वातावरण निर्मित किया जाए बच्चे के लिए सीखने का। एक ऐसा माहौल उसको तैयार किया जाए कि बच्चा उस माहौल में आने के बाद स्वतः अपने आप सीखने के प्रति आकर्षित हो। तो ऐसा वातावरण दिया गया। अभी एक हमारा स्टेट लेवल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक फंक्शन हुआ है प्रिंट रिच एनवायरनमेंट का, एक नया जो कंसेप्ट है। इससे पहले हमने बहुत कम इस विषय के बारे में सुना कि प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, कि हमारे चारों तरफ का वातावरण हो वो इस तरह का सीखने में सिखाने में इस तरह का वातावरण निर्मित हो कि जिससे बच्चा कोई चीज टच करे, कोई देखे या किसी चीज के साथ खेले और वो अपने आप ही उसके दिमाग के अंदर सवाल करे, वो उनको से सवाल करे उनका जवाब दे। तो ये इस तरह का था। तो मोटा मोटी अगर कहें तो बच्चे के लिए और टीचर के लिए दोनों के लिए एक जो ये हमारा एक जो मिशन मोड में जिस चीज के ऊपर काम कर रहा है, ये फ्यूचर में देखो अभी हमारे पास, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से इसके ऊपर स्टडी स्टार्ट होगी कि इसका इम्पैक्ट क्या रहा है, इन सारे टीचर ट्रेनिंग का इम्पैक्ट क्या रहा है, और जो भी हमने इस मिशन को लेकर के जो चीजें स्कूल्स में जो चीजें की हैं उन सब का परिणाम क्या रहा है, ये तो फ्यूचर में है। लेकिन अभी हम जितना मैंने अनुभव किया है या जितना मैंने देखा है, तो उसमें ये चीजें बहुत अच्छी सामने आई है कि वहाँ का जो परिवेश है वो टीचर की जो एक जिसको कहीं मानसिकता है, माइंड सेट है, उसके अंदर बड़ा बहुत अच्छा बदलाव आया है। बहुत बड़ा बदलाव आया है। और ये बदलाव आगे बच्चे की सीखने में भी हम इसको देखता हुआ पाएंगे कि जब भी इनके ऊपर कोई इम्पैक्ट स्टडी होगी तो वो चीजें बिल्कुल निश्चित रूप से इसका प्रभाव रहेगा। हाँ अंग्रेजी ये देखा कि वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो एक शब्द होता था और अध्यापन में शिक्षण का कार्यों में शिक्षकों मध्य ये प्राय अनुपस्थित रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसकी समझ वहां बनती नजर आ रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि एक कुछ चीजें इस तरह की थी पहले, जैसा हमारी पॉलिसीज की हमने बात की, तो उसमें जैसे आपने भी देखा बड़ा जेपीएपी आया था, उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लॉन्च हुआ। तो अब भी जो अब उसकी क्योंकि फाइंडिंग्स हमारे सामने आए, तो उस टाइम हमारी प्राथमिकताएं थोड़ी अलग थी उनके ऊपर। उस टाइम हमारा हम ये क्वालिटी एजुकेशन की बात करें कि उस टाइम हमारी प्राथमिकता एक्सेस थी कि बच्चे की पहुंच तक शिक्षा हो। और मैंने बतौर कि हाँ एक विशेष समग्र शिक्षा में काम किया है, तो उस चीज को अच्छे से अनुभव किया है, सीखा है। और हरियाणा में आज जो कह रहे हैं कि बच्चों की संख्या कम होने की वजह से स्कूल का मर्जर हो रहा है, तो ये उस सर्व शिक्षा अभियान की देन थी
कि विदिन 1 किलोमीटर बच्चे के परिवेश में कोई न कोई प्राथमिक स्कूल जरूर हो। तो वो जो टारगेट था हमारा, वो ज्यादा से ज्यादा 100% बच्चों का नामांकन है उस स्कूल तक, वो स्कूल में हो। तो सारे बच्चों को स्कूल में लेके आना, वो एक ऐसा स्पेस को देना जहाँ जो मूलभूत सुविधाएं सारी जो स्कूल के लिए अनिवार्य है वो उनको मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। क्योंकि इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान के बाद हमने समग्र शिक्षा के ऊपर देखा, बातचीत की। समग्र शिक्षा में जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अलाइनमेंट हम करते हुए हमने देखा कि एक क्वालिटेटिव या क्वालिटी तो अब क्योंकि एक स्टेप ऐसा नहीं है कि हमने कोई काम नहीं किया या हमारी व्यवस्था नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो मीट आउट होती है, वैसे आगे एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें बड़ी चीज जो हमने देखी, वैसे बहुत सारे एजुकेशन के मॉडल है। अभी हम सुनने में आ रहे हैं कि हमारा हरियाणा बहुत सारी इस तरह चीजों के अंदर FLM के ऊपर अभी G20 का पुणे में एजुकेशन समिट हुआ था, तो उसमें उसके अच्छे से सारे पूरे देश में उस चीज को समझा है और हरियाणा नंबर 1 रहा है उस एजुकेशन। बहुत अच्छा। हमारे टीचर्स बहुत अच्छे एजुकेशन में लोग वो स्टीलन बना रहे हैं। टेक्स्ट बुक्स के अंदर बहुत सारा बदलाव हुआ है, वो सारी चीजें उन्होंने एप्रिशिएट की है। स्टेट्स ने अलग अलग स्टेटों में उसको किया है। तो दिल्ली मॉडल है, गुजरात मॉडल है, अभी मैं देख रहा था छत्तीसगढ़ का मॉडल है, तमिलनाडु का मॉडल है, केरला का है, अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो फिनलैंड का मॉडल है। तो हमारे सामने अब बहुत सारे पेपर हैं, लेकिन क्योंकि जैसा हमने शुरुआत में कहा कि जो शिक्षा के जो उद्देश्य है वो समाज निर्धारित करता है। तो जैसा हमारा समाज है, जैसी हमारी आवश्यकताएं हैं समाज की, तो उसी के अकॉर्डिंग तो अब हम किसी भी देश का कहें या किसी भी प्रदेश का कहें और हमारे देखें तो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा भिन्नताएं, चाहे वो लैंग्वेज की हो या वो बहुत तरह की रंग रूप, भाषा, सोच, विचार, आचार, सब बहुत तरह की भिन्नताएं हैं। तो इन सारी चीजों को समेट करके एक नेशनल लेवल पे इस तरह का एक तरह का मतलब एक रूपता का प्रयास करना, वो भी कहीं न कहीं थोड़ा सा गलत हो जाता है उस चीजों के अंदर। तो स्टेट अपने अकॉर्डिंग चीजों को मॉडिफाई करके अपनी रिक्वायरमेंट जो उनके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो हरियाणा में इस चीज के ऊपर अच्छा काम हो रहा है, न केवल प्राइमरी एजुकेशन में जबकि सेकेंडरी एजुकेशन में भी बड़ा अच्छा काम हो रहा है। क्योंकि आज की अगर हम इस चीज में देखें तो दो चीजें हमारी मेन जो हम इसमें देखते हैं, एक हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है और दूसरा हमारा प्राइवेट सेक्टर है। तो आज इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा क्योंकि बातचीत हमारे बड़ा डिबेटेबल इश्यू है कि ये एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है या कहीं न कहीं सरकार को इस तरह का सोच रही है इसको इसकी जो पूरी जिम्मेवारी है वो समाज को देती है। इस तरह की बहुत तरह की बातचीत। हाँ, यहाँ पर इससे मुझे थोड़ा एक याद आया कि PPP मॉडल की एक बात चल रही है। आप भी जानते हैं, ये बात हुई बच्चे से, बच्चे ने कहा, बच्चा कह रहा कि मैंने पूछा कि आप सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के अंदर क्या अंतर पा रहे हैं। तो बच्चे ने कितना सुंदर जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि राहुल जी बताऊं, मैं प्राइवेट स्कूल के अंदर है ना, मैं पानी के लिए खड़ा हो जाता सीधा और पानी पी के वापस आ जाता। और मैं सरकारी स्कूल के अंदर गया, अब वहां मैं आराम से मिट्टी के अंदर भी खेल रहा हूं। तो वो दोनों को शायद मिलाने की कुछ आवश्यकता है, एक व्यवहार को और अनुशासन को। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल भूपेंद्र जी, आप ठीक कह रहे हैं
क्योंकि हम कहीं भी ये एकांगी हमारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए कि कहीं हम ये सोच रखें कि जो गवर्नमेंट स्कूल है या वही बेस्ट है या प्राइवेट स्कूल है वो उस तरह का एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करवाते। अलग अलग तरह की अलग अलग सारी जगह सारी चीजें हैं और ये मैं कहूँगा कि समाज में सभी की एक मिली जुली एक जिम्मेवारी है कि सब जहाँ जो भी है वो उस तरह के अपने प्रयास रहे और मूल हमारा यही होना चाहिए कि हम बात करते हैं और किसी प्रोफेशन की बात करें और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो थोड़ा इसके ऊपर और गंभीरता दिखाने की जरूरत है क्योंकि और जितने प्रोफेशन हैं आपने भी अपने इस श्री कृष्ण मानस शक्ति केंद्र में अलग अलग विषयों के ऊपर बातचीत की तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि इन सभी का मूल जो है वो हमारा जिसको सकूल है वो ही है हमारे ऊर्जा का जो हम कहें एक चार्जिंग पॉइंट है वो वही अब अगर हमारी शैक्षणिक व्यवस्था को कहीं न कहीं किसी भी स्तर पे कोई खामी रहती है दूसरे प्रोफेशन में अगर हम बात करें किसी इंजीनियर से गलती हो जाए डॉक्टर से गलती हो जाए लॉयर से गलती हो जाए तो उसका प्रभाव समाज के ऊपर उस तरीके का नहीं रहता जितना कम पड़ता है शिक्षा से जुड़े शिक्षक से अगर मैं हूँ अगर मेरे से कोई गलती होती है तो मेरा प्रभाव उस समाज को 80 70 80 90 साल तक उसको भुगतना एक मेरी थोड़ी सी छोटी सी कोताही या थोड़ी सी चूक है वो समाज को एक ऐसा प्रोडक्ट दे सकती है जो समाज के लिए 6 7 8 दशक तक उसके लिए हेडेक। आज हम अपने चारों तरफ जो चीजें देख रहे हैं बहुत सारे नेशनल लेवल पे बहुत सारे इस तरह के इश्यूज हैं चाहे हम क्राइम की बात करें नशे की बात करें पर्यावरण से जुड़े हुए इश्यूज हैं इन सारी समस्याओं के मूल में एक ही चीज है कि कहीं न कहीं हम हमारे स्कूल में वो चीजें आज पढ़ रहा था कि अमेरिका में अपने जितने केजी से लेकर प्लस 2 तक के जो स्कूल हैं उनमें पर्यावरणीय शिक्षा को एक मेन घटक के रूप में दिया अनिवार्य शिक्षा के रूप में वो अनिवार्य शिक्षा के रूप में उस चीज को स्थान दिया है हमारे लेकिन कहीं न कहीं क्यों हम उस चीज के प्रति बच्चों के अंदर जागरूकता पैदा क्यों नहीं करते तो कहाँ वो लर्निंग और कहाँ वो उसके हमारे बाह्य जीवन के साथ जोड़ाव का क्यों मिस कर रहे कोई क्यों मिस कर रहे बहुत सारी चीजें हमारा हमें जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 देखी अब नया अलग अलग स्टेजेस के लिए अलग अलग तैयार हो रहा है तो अगर उनको पढ़े तो बहुत सारी चीजें लेकिन जब वो चीजें धरातल पे आती हैं उनके ऊपर काम होता है तो पता नहीं क्यों चीजें वो सिर्फ साइंस के ऊपर पे कोई काम नहीं होता वो होती है क्योंकि उनको होना होता है वो चीजें वहीं रह जाती हैं ऐसा नहीं है कि हमारी पाठ्यचर्या में किसी तरह की कोई दिक्कत है तो ये इस चीज में मैं हमारे जो साथी टीचर्स हैं उनसे भी मैं ये इस तरह की उम्मीद करता कि वो चीज जो हमारी पाठ्यचर्या का या हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है उसके ऊपर बच्चों के अंदर समझ पैदा करना और एक ऐसी समझ पैदा करना कि वो उनके व्यक्तित्व का एक स्थायी भाग ये नहीं है कि हमने उनको स्कूल्स में सिखा दिया कि बेटा चोरी करना पाप है रोड पे आपने किस ड्राइविंग करनी बहुत सारी चीजें इस तरह की और अब तो बहुत सारी चीजें क्योंकि अब जब चैलेंजेस की बात करें तो कोरोना ने लर्निंग क्राइसिस बढ़ा है और लर्निंग क्राइसिस के बाद बहुत बड़ी चीज इस टाइम में जो देख पा रहा हूँ बच्चों के साथ तब एआई के दौर में प्रवेश कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर तो इस टाइम जो अध्यापक की भूमिका है वो और भी क्योंकि कोरोना में हमने बच्चों के हाथ में बहुत अच्छी चीज भी है और इस समय की मैं कहूँगा कि बहुत बुरी चीज भी हाँ दोनों मोबाइल बच्चों के हाथ में दे दिया जो
अगर ठीक ढंग से उसको अगर टैकल ना किया जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। और हमने देखा है कि किस तरह एक, क्योंकि अब तो कई चीजों में कुछ इस तरह के काउंसलिंग सेंटर्स और इस तरह की अलग अलग बड़ी मेट्रो सिटीज में खुले गए हैं जो इसको एडिक्शन की श्रेणी में डाल करके उनको डी एडिक्ट करने के ऊपर काम करें। हाँ, काफी देशों में ये हो चुका है कि इसको बच्चों को इनसे दूर किया जाए, इसके लिए अलग से सुविधाएं देनी शुरू कर दी हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी जिस तरह हम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो अब हम रोज कोई ना कोई एक ऐसी न्यूज किसी न किसी मीडिया माध्यम से हम उस चीज को जरूर सुनते हैं करते हैं। और जब उनको हम देखते हैं, अभी हमने देखा कि आने वाला, अभी मैं पढ़ रहा था 7-8 दिन पहले, उसमें आया हुआ था कि आने वाला जो वो है युद्ध है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसानों के बीच में। ओह, और जो वैज्ञानिक और स्टार वार्स वाली जो घटना है, बिल्कुल इस बात को लेकर के, इस चीज को लेकर के जो इस कंसेप्ट को लेके आए थे वो लगभग 90% जो इसके साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस काम को रोकने के लिए बताया कि आप जितना जल्दी इसको रोकेंगे, क्योंकि ये एक मानवीय सभ्यता या यूं कहें कि जो हमारा खुद का एक हमारी इंटेलिजेंस है उसको ये खत्म कर सकता है। बिल्कुल। तो सभी लगभग 90% का एक आया हुआ डाटा कि उन्होंने उस काम को बीट कर दिया है, लेकिन क्योंकि अब ये बात स्टार्ट हुई है तो वो रुके। तो मैं तो कई बार ये कल्पना करता हूँ कि वो दौर कैसा होगा जो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूर्ण रूप में उस चीज को जब हमारे चारों तरफ उसका हम प्रयोग होते हुए देखेंगे तो उस टाइम हमारी जो मानवीय संवेदनाएं हैं, हमारी जो चेतना है, हमारा जो एक सामाजिक माहौल है, सांस्कृतिक व्यवस्था है, उसको हम कैसे बचा पाएंगे और उस टाइम टीचर की भूमिका क्या होगी। तो ये सारी चीजें आज शिक्षा के सामने, चाहे वो शिक्षा से किसी तरीके से भी जुड़ा होता है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे उनके पेरेंट्स हैं, चाहे वो कम्युनिटी के समुदाय है, चाहे वो अध्यापक है, चाहे वो नीति नियंता है, तो इन सभी के सामने एक बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े करते हैं। चुनौती के रूप में आया है। बिल्कुल, आज हम कहाँ खड़े हैं और हम चाहते क्या है, क्योंकि देखो जब हमारे चारों तरफ इस तरह का वातावरण होगा तो हम ये भी नहीं कह सकते कि इन चीजों से हम बच सकते, बचना भी है, अपना नहीं भी। तो उस टाइम हम उन चीजों को कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करती है। और जैसा हमारा श्री कृष्ण मानस सबकी केंद्र बच्चे के या एक व्यक्ति के तन मन और धन के विकास की बात करता है, तो यही सरोवर हमारी शिक्षा का भी है। तो एक बच्चे का या एक व्यक्ति का, उसके व्यक्तित्व का विकास कैसे हो और कैसे वो उसकी जो एक मानसिक शक्ति है उसका अपना पूर्ण रूप में उस चीज का समाज के लिए, अपने खुद के विकास के लिए उस चीज का प्रयोग कैसे कर पाए, इस एक मेन उद्देश्य के साथ आप भी लगे रहे हैं। और इसी के साथ साथ ये हमारा जो हमारी शैक्षणिक व्यवस्था है वो भी लगेगी। और जितने हमारे इस विषय से सरोकार रखने वाले जो हमारे साथी हैं उनके ऊपर भी ये बात, क्योंकि ये हमारी बात हमने पहले ही बताया था कि हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते, हम केवल थोड़ा थोड़ा इस चीज में, हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पीछे भी देखें, आगे भी देखें। पीछे हमारे पास सारा कुछ है और आगे हमने बात की कि एआई का ये टेक्नोलॉजी का कितना जो दखल है हमारी उसका के जीवन में हो रहा है और आगे वो कितना होने जा रहा है, तो इसकी हम कल्पना करें और उसमें हम आज क्या कर सकते हैं कि हमारा जो समाज है वो सभ्य रहे, शांत रहे
तो जो हमारे जिस संस्कृति को, सनातनी संस्कृति को, जो हमारे मानवीय मूल्य हैं, उनको बचाना। एक चीज मैं यहाँ भूल गया था डिस्कस करना, हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है इसमें बहुत बड़ी बात जो बार बार बड़ी प्रमुखता से अपने आप उभर के सामने आ रही है, या पॉलिसी जो खुद स्पीकिंग उसमें बात बता रही है, वो है इंडियनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इंडियनाइजेशन, यस, भारतीय का भारतीय बहुत आवश्यक है। भारतीय भारतीय का कि अब तक हमने जो भी देखा, जो भी चीजें पीछे थी, कहीं ना कहीं हमारा जो मॉडल हमने फॉलो किया वो कोई विदेशी। अब पहली बार हमने इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि इंडियनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जो हमारी भारतीय जो संस्कृति की ज्ञान परंपरा जो रही है, जो हमारा ज्ञान का है, उस ज्ञान का हम किस तरह से, उस नॉलेज का किस तरह से यूज कर पाए, उसको रिवाइव कैसे कर पाए, उस चीज के ऊपर ये बात है। तो मोटा मोटी दीपेंद्र जी, हमारा यही था कि एक बहुत बड़ा विषय, अच्छा विषय आपने चुना है कि आज शिक्षा सवालों के घेरे में है। और आज हमारे सामने न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जिसका 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है कि वो जो भी हमने इसमें कल्पना की है वो सारी साकार रूप में हमारे सबके सामने होंगी, और उनके क्या एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या होंगे, क्या परिणाम रहेंगे। तो उस टाइम तक जो हमारा वैश्विक जो सारा परिदृश्य है वो बदलेगा। उस टाइम हम क्या क्या करेंगे, कैसे सोचेंगे, तो आज उन चीज के ऊपर थोड़ा देर गंभीर होकर के बातचीत करना उन चीजों के ऊपर जरूरी है। मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे आपने बिल्कुल सही दुरुस्त फरमाया कि भारतीय जो शिक्षा है उसका भारतीयकरण हो रहा है, तो इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से आप रिसर्च को कहाँ देख पा रहे हो? क्योंकि आवश्यकता शिक्षा और रिसर्च तो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, जो अब तक पूरकता नहीं प्राप्त कर पाए थे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सिनेरियो में आप रिसर्च को कहाँ पा रहे हैं? देखिए, आपका बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अनुसंधान और जो चीजें नई जो कर रहे हैं उनका बेस वही चीजें बनती है। क्योंकि जब हमारे पास किसी तरह का कोई आधार नहीं होगा, कोई डेटा नहीं होगा, किसी चीज के प्रति हमारा एक नया नजरिया विकसित नहीं होगा, तो हम वो चीज नहीं करेंगे। अब हमारे पास पिछले मतलब ये मानिए लगभग 4-5 दशक से जितने भी हमने देखा कि जितने भी रिसर्च या हुए हैं, इवन हमारे टीचर ट्रेनिंग के अंदर भी जो ज्यादा जो पोर्शन है वो बाहर के, जिसमें हमने देखा कि हमारे एक केवल मात्र एक देवास्वपन को लिया गया है थोड़ा सा। बाकी चाहे तो चाहने है पहला अध्यापक है या वो बहुत सारे जितने हमारे जो शिक्षा के जो दार्शनिक चिंतन है वो लगभग 80% से ज्यादा बाहर से थे। तो हमारे यहाँ उस चीज का था। अब एक नई जो शुरुआत एजुकेशन पॉलिसी के साथ मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि अब जो हमारे जो यहाँ के जो हमारे देशी जो चिंतन रहे हैं शिक्षा के ऊपर, उनके ऊपर ज्यादा विमर्श था। उनकी चीजों को, चाहे वो अरबिंदो है, स्वामी विवेकानंद है, तो इन चीजों के ऊपर बहुत सारा अभी चीजें के ऊपर वो आगे बढ़ेंगी। और जब गवर्नमेंट एजुकेशन जो शिक्षा है वो उसके ऊपर समय के साथ अलग अलग चीजों का प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव में सबसे ज्यादा अगर कदर किसी का रहता है तो वो होता है राजनीति। तो अब हम उस चीज को आज के उस चीज को देखते हैं कि जब हमारे पास एक राजनीतिक प्रतिबद्धता होगी हमारे इस ज्ञान की परंपरा को रिवाइव करने की, तो निश्चित रूप से जो हमारा जो संस्थान है और जो हमारा यहाँ का मूल जो अनुसंधान है, जो हमारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में जो बात है, जो हमने देखा है, उस चीज के ऊपर अनुसंधान बढ़ेगा
तो कुछ नई चीजें आने वाले टाइम में भविष्य में हमारे सामने आएंगी। आएंगे। चलो, बहुत आपसे 1 घंटा रूबरू रहे, बहुत अच्छा लगा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने हमारे मध्य न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सिनेरियो में भारतीय एजुकेशन सिस्टम को भी देखा है, पूर्व से जो चला आ रहा था उसको किस प्रकार से बदल पाएंगे, इस बारे में हमसे बात की। और जो भारतीय चिंतन है और जो चिंतक हैं उनको अब तवज्जो दी जाएगी, आपने ऐसी आशा भी की है। और आपने जैसा कहा कि 2030 तक ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आएंगे, तब स्टडी होगी कि हम कहाँ पर खड़े हैं, कहाँ पर विराजमान हैं। और हम बहुत ही आशान्वित हैं। तो एक जो आपका संदेश है उन युवाओं के लिए जो कहीं ना कहीं जीवन में संघर्षरत हैं, हम ये एजुकेशन से बाहर, एजुकेशन तो बीच में रह ही रहेगी हालांकि, लेकिन आपका एक संदेश, आपने युवाओं को देखा, कहीं ने हर तरह से देखा है, उनको खेल के मैदान में देखा है तो उनको कहीं ना कहीं नशे के साथ लगे हुए देखा, आपने काफ़ी काउंसलिंग की है और इस प्रकार से बच्चों को और युवकों को आपने बहुत मोटिवेट किया है। तो आपका वो एक मोटिवेशनल वक्तव्य अवश्य से। बिल्कुल भूपेंद्र जी, क्योंकि युवा है वो किसी भी समाज का, किसी भी राष्ट्र का मेरुदंड। वो जो भी समाज में जो भी सामाजिक परिवर्तन होते हैं उनका मेन जो मुख्य जो अब संवाहक कहें तो वो हमारा युवा है। लेकिन एक बड़ा मतलब दुखद पहलू इस टाइम हमारे समाज का ये है कि आज हमारा जो युवा है वो आपने ठीक कहा कि कारण कुछ भी हो सकते हैं, वो नशे की तरफ बढ़ा है या अलग अलग तरह के अपराधों की तरफ बढ़ा है। तो मेरा तो सभी युवा साथियों से यही निवेदन है कि आप अपने जीवन का एक अच्छा सा लक्ष्य तैयार करें और जो भी हमारा लक्ष्य हो उसमें एक मेन चीज जो हमने देखनी है कि उसमें हमारे चारों तरफ का जो हमारा समाज है वो समाज उससे किस तरह से लाभान्वित होगा, क्योंकि हम हमारे खुद के विकास के साथ समाज के विकास को तवज्जो देना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अपना खुद का विकास करें, आप अच्छे अपने एजुकेशन ले, अच्छे एक अपना वातावरण बनाए, चाहे वो वातावरण मानसिक हो, चाहे वो वातावरण हमारा भौतिक वातावरण हो, चारों तरफ का साफ सफाई का, और जहाँ भी कोई इस तरह की कोई चीजें आपको गलत होती लगे तो उन चीजों के ऊपर सवाल खड़े करें, उन गलत चीजों का विरोध करें, उनको रोकें, अपना खुद का विकास करें और अपने तन मन को पुष्ट करें, ऐसी मेरी कामना है। तो सभी युवा साथी इस राष्ट्र निर्माण में अपना एक समाज निर्माण में अपनी नैतिक भूमिका अदा करें। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फिर से आपने जो कहा कि एक सीरीज शुरू की जाए, हम उसके ऊपर प्रतिबद्ध हैं कि हम वो टीचर्स की एक सीरीज लेकर जरूर आ रहे हैं जो शानदार कार्य कर रहे हैं। और टीचर्स भी आपने एक कहा कि टीचर्स का अर्थ कदापि है नहीं कि वो स्कूल में पढ़ा रहा है, वो पढ़ा लिखा है नहीं, वो बस टीच कर रहा है सोसाइटी को। और आपने कहा कि परीक्षा आधारित जो व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में बदला जाए ताकि उसका कोई ना कोई सरोकार हो, मूल्य हो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। तो नरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से मिलते हैं एक शानदार सीरीज के साथ जिसके अनुप्रेरक आप रहे हैं। एक एजुकेशन सीरीज हम जरूर शुरू करने जा रहे हैं। तो धन्यवाद आपका, आपकी साथ में प्रतिभागिता हमारे साथ रहेगी। धन्यवाद। मानस शक्ति केंद्र की पूरी टीम का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने ये इतना बड़ी चुनौती आपने स्वीकार की और स्वीकार करने के साथ साथ इसको अंजाम तक पहुंचाने के लगभग करीब है। तो आप भविष्य में भी इस तरह के चैलेंजेस हैं उनको वो लें और समाज में जिसमें चीजों को हम आगे अच्छे से कर पाए, इसके लिए एक बार बोले आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। और आपने समय दिया इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। एक अच्छा मंच दिया और आप अच्छे से अपने जीवन में अच्छी यात्रा करें और सारे साथी शुक्रिया जी। चलो, धन्यवाद। अभी हम मुलाकात की नरेश जी से। उन्होंने भारतीय एजुकेशन सिस्टम के उन बिंदुओं के ऊपर थोड़ी चर्चा की है जिनकी आवश्यकता है। वो चर्चा उन्होंने कहा कि एक विमर्श हो सकता है, क्योंकि जब बात लंबी होगी तो उसके ऊपर एजुकेशन जितना लंबा
विषय है कि उनके ऊपर वही है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो एजुकेशन भी ऐसी है कि उसकी कथा अनंत रहेगी। और हमने उस कथा का छोटा भाग पहचाना और हम भी मंच के माध्यम से ये बात आपके मध्य तक पहुंचा रहे हैं कि श्रेष्ठ टीचर्स जो सच में श्रेष्ठ हैं उनको हम लेकर आएंगे। उन टीचर्स की जो कहानियां हैं, उन टीचर्स के जो हम कहेंगे जो संकल्प हैं, उनकी जो मेहनत है और जो उनके नवाचार हैं, उनके साथ हम आपके मध्य रहेंगे और देखेंगे किस प्रकार से अध्यापक अपने अध्यापन कार्य में कहीं लगे हुए हैं राष्ट्र निर्माण में। तो मिलेंगे फिर एक बार फिर से किसी नए एपिसोड में किसी एक महान शख्सियत के साथ। तब तक हम मिलते हैं और अब